सो हमारे पास कॉर्नियर टोपोग्राफी में जो पॉइंट नंबर 11 है वो क्या है कि आपने टोपोग्राफिक मैप से जो यहाँ पे कॉर्नियर टोपोग्राफी में जो एस्टिग्मेटिज्म है, उस एस्टिग्मेटिज्म और एक्सिस जो है वो आपने कंपेयर करना है विद मैनिफेस्ट रिफ्रैक्शन में जो आपके पास एस्टिग्मेटिज्म है। मैंने एग्जांपल दिया कि लेट्स सपोज इस ये जो पेशेंट है हमारे सामने जो है, जिसमें यहाँ पे सिलेंडर जो है कितना है 0.9 है, चलो अगर हम उसको वैल्यू में कन्वर्ट करें 1 डायप्टर है, पर लेट्स सपोज कुछ देर के लिए कंसिडर करें कि इस पेशेंट का एस्टिग्मेटिज्म जो है 1 डायप्टर और एक्सिस उसका क्या है 180 हमने लिया था। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म मैनिफेस्ट के साथ कंपेयर करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यही पेशेंट जो है उसका जब हमने मैनिफेस्ट रिफ्रैक्शन करवाया, लेट्स सपोज आपने रेटिनास्कोपी किया, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यूज किया, जो भी मेथड आपने यूज किया, लेकिन जो वैल्यू आपके पास आया वो है -3 सेल के साथ, सॉरी -3 सेल है, उसकी एक्सिस 30 है। सो जस्ट डिफरेंस आपने कैलकुलेट करना है सिलेंडर की पावर का भी और एक्सिस का भी। अगर सिलेंड्रिकल पावर जो मैनिफेस्ट रिफ्रैक्शन में है और एस्टिग्मेटिज्म कॉर्नियल में है, अगर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म और मैनिफेस्ट रिफ्रैक्शन में एस्टिग्मेटिज्म में पावर जो है उसकी डिफरेंस वो 1 डायप्टर या 1 से कम है, वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल फाइंडिंग है। उसके लिए आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी बेशक कर सकते हैं, करेंगे आप। अगर एक्सिस जो है वो भी जरूर याद रखें कि एक्सिस के बीच में भी डिफरेंस अगर 15 डिग्री या इससे कम है वो भी नॉर्मल होगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट होगा कि हम इसी टोपोग्राफी फाइंडिंग को साथ में लेकर एक पेशेंट की प्रोफाइल देखेंगे कि दिस इज द गुड कैंडिडेट फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी और नॉट। अगर कोई इसमें बिल्कुल फिट आ रहे तो हम कहेंगे कि दिस इज अ गुड एंड आइडियल कैंडिडेट फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, और नहीं है तो फिर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी को चेंज करके की दूसरी प्रोसीजर की तरफ चले जाएंगे। तो एक चीज आपने क्या करना है, अगर आप स्पेशली रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए पेशेंट को रेडी कर रहे हैं, ये भी देखेंगे कि कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म में यहाँ से आपको बताया एक्सिस भी अवेलेबल मेंशन है और एस्टिग्मेटिज्म भी है, और जो उसका मैनिफेस्ट जो आपने रिफ्रैक्शन किया वो आपस में कंपेयर करें। ठीक हो गया। और पॉइंट नंबर 10, बहुत अहम पॉइंट, आपने क्या करना है, आपने दोनों आई की आपस में कंपैरिजन करना है, सेम पेशेंट की दोनों आई की आपस में कंपैरिजन करना है। और वो कंपैरिजन आपको क्या बताएगा, वो आपको एक बेहतरीन किस्म के क्राइटेरिया प्रोवाइड करेगा जो यहाँ नीचे मैं आपके साथ कुछ देर में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, एंड लेट्स सी। सर ये पॉइंट नंबर 11 में डिफरेंस कितना होना चाहिए सर, कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म एस्टिग्मेटिज्म जो और है 1 मैनिफेस्ट? डायप्टर या 1 से कम। ठीक, और एक्सिस जो है, लेट सपोज मैंने कहा यहाँ पे 180 एक्सिस है ना, माइनस सिलेंडर का, और वहां पे आपके पास 30 आ रहे, तो 30 और 80 का 80 मतलब उससे ऑलमोस्ट करेंगे तो 0 और 30 करे तो ग्रेटर आ रहे ना, 30 काफी डिफरेंस आ रहे। अगर वो यस लेस सर। देन 15 है तो वो भी ठीक है, लेकिन एक्सिस की डिफरेंस 15 से ज्यादा है और स्टिग्मेटिक पावर भी 1 से ज्यादा है तो दिस इज कंट्राइंडिकेटेड पेशेंट। देखिए, ये वो रिस्क फैक्टर की बात करेगा, लेकिन कुछ एरिया को मैं जूम करना चाह रहा हूँ। जो पॉइंट नंबर 12 है उसको यहां समझने की कोशिश करें। ये कंपैरिजन बिटवीन पैशन टू आई, उसके आपस में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के बाद उसको हमने स्कोर देना है और स्कोर के बेस पे हमने डिसाइड करना है कि नॉर्मल में आ रहा है एबनॉर्मल जो भी है। ठीक है, नहीं हो, दोनों आई के मैप आपके सामने है, ओडी राइट आई, ओएस ऑफ द लेफ्ट आई। आपने ये चीज देखना है, मेन एंटीरियर केराटोमेट्री रीडिंग दोनों आई की, राइट आई की और लेफ्ट आई की मेन केराटोमेट्री रीडिंग आप देखेंगे। अगर उस दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो इस हिसाब से है ग्रेटर देन 0.3 डायप्टर है,
इक्वल और ग्रेटर देन 0.3 डायप्टर है, तो आपने एक नंबर लगाना है, निकल है ना कि +1 एंटर आई डिफरेंस इज द, तो इन डिफरेंस के लिए आपके पास स्कोर आना चाहिए 1। लेट्स सपोज करें कि दोनों आई के जो मेन इंटीरियर क्रेटोमेट्री वैल्यू हैं उसमें डिफरेंस कितना आ गया, 0.3 डायप्टर या इससे ज्यादा। अगर लेट सपोज कहते हैं कि इतना हाई आ गया 0.3 डायप्टर, तो आपके पास एक प्लस वैल्यू आ गया। फिर जो है मेन पोस्टीरियर क्रेटोमेट्री रीडिंग आपने लेना है, उसकी डिफरेंस जो है वो अगर ग्रेटर या लेस देन, ग्रेटर और इक्वल देन 0.1 डायप्टर है, तो एक प्लस आपने इसके लिए लगाना है, 1 पावर इसके लिए लगाना है। फिर थिनिस पिकीमेट्री मैप जो है, दोनों आई के जो थिनिस पॉइंट है, उस थिनिस पॉइंट की लोकेशन आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे। उस कंपैरिजन के बाद अगर देखेंगे कि उसकी डिफरेंस जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 12 माइक्रोमीटर आ गया, तो आपके पास +1 ये भी बता रहे डिफरेंस आ रहे दोनों में ना। फ्रंट एलिवेशन मैप में जो थिनिस लोकेशन है उसमें डिफरेंस जो है वो ग्रेटर और लेस देन 2 माइक्रोमीटर आ गया। और बैक एलिवेशन एट द थिनिस लोकेशन, अब बैक एलिवेशन देखिए उसको भी थिनिस लोकेशन में देखेंगे और दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। अगर उनका ये डिफरेंस जो है इक्वल लेस देन 5 डायप्टर आ गया, लेट्स सपोज सारे का 1 1 रहेगा, तो स्कोर 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का स्कोर जो है ये 5, तकरीबन 5 आ गया। अब यूजुअली नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे तो नॉर्मल इंडिविजुअल का स्कोर जो है वो लेस देन 3 डायप्टर 3 आ रहे हैं, लेस देन 3, लेस देन 3 मीन के मोस्टली ऑफ द पेशेंट, बल्कि ये मैं कहूंगा कि मोस्ट इंडिविजुअल में ये 1 से भी 1 या 2 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक या दो पैरामीटर में डिफरेंस होगा, बाकी ऑलमोस्ट ऑल चीजें जो है वो इक्वल ही जा रहे हैं, तो दिस इज नॉर्मल। लेकिन आपने क्रोटोकोनस का नाम सुना होगा, ये क्रोटोकोनस इज अ बायलैटरल कंडीशन है, यू नो, बट एसिमेट्रिकल कंडीशन है। एक आई में वो एडवांस की तरफ जा रहे हैं और दूसरे में थोड़ा सा लेग जा रहे हैं। दूसरा आपने देखा होगा ना कि एक आई जो है वो लेट्स सपोज स्पेशली उसमें आ रहे हैं 16-17 ईयर के एज में, जो उसका पीक इंसिडेंट है उसमें क्रोटोकोनस स्टार्ट हो रहे हैं। सो एक आई में एडवांस हो रहा है, दूसरा जो है वो बहुत लेटर ऑन जो है दूसरी आई में भी चेंजेस आ रही है। सो इंटर आई डिफरेंस जो है वो दोनों आई में चेंजेस होगा, और जब इंटर आई डिफरेंस चेंजेस होगा तो ये आपको ये बता रहे हैं कि दूसरी आई जो है वो भी क्रेटोकोनस की तरफ जा रही है, और आपने पहले से प्रिकॉशंस में ये सारी चीजें देना है, ठीक है। लेकिन ये और एक अहमियत जो है इसका इंटर आई कॉर्नियल कोरिलेशन का, कंपैरिजन का, ये आपको उस सर्जरी में काम आएगा, रिफ्रैक्टिव सर्जरी में काम आएगा। वाई रिफ्रैक्टिव सर्जरी में, जो कि अहम एक दूसरे साइड पे जो स्लाइड है उसके साथ अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये चीजें मौजूद है, आपने सर्जरी बिल्कुल नहीं करना। देखिए ना, लेट्स सपोज पॉइंट ए इंटर आई एसिमेट्री, अगर आपके पास 4 स्कोर बनता है, 4 स्कोर, दिस इज योर हाई रिस्क फैक्टर, आपने बिल्कुल रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तरफ नहीं जाना। हाँ, अगर आपके पास 3 स्कोर बनता है जो कि एक मॉडरेट रिस्क फैक्टर है, तो फिर आप जा सकते हैं। मैं कुछ बाद में आपकी क्राइटेरिया आपके साथ सेट करूंगा। मोस्टली रिफ्रैक्टिव सर्जन जो है, जो कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी को डील करता है, वो कहते हैं कि अगर एक आई में एक रिस्क फैक्टर है तो ओनली वन रिस्क फैक्टर जो है वो सफिशिएंट है कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी आप डिनाई करें, रिफ्रैक्टिव सर्जरी आप नहीं करेंगे। अगर मॉडरेट रिस्क फैक्टर है तो वो कहते हैं कि एक मॉडरेट रिस्क फैक्टर में भी हम सर्जरी करते हैं, बट अगर 2 मॉडरेट रिस्क फैक्टर आ गया तब भी हम कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करेंगे। कुछ देर भी मैं आपसे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। देखिए ये इसी साइड से जो कि सारे के सारे रिस्क फैक्टर है, हाई रिस्क फैक्टर है, उस हाई रिस्क फैक्टर में से एक भी फैक्टर आपके पेशेंट में मौजूद है, आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं करेंगे। जैसे फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटोटॉमी वगैरह प्रोसीजर जो है उसकी तरफ आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर 2 मॉडरेट रिस्क फैक्टर है, एक है तो खैर, 2 मॉडरेट रिस्क फैक्टर आ गया तब भी आप पेशेंट को रिफ्रैक्टिव सर्जरी की तरफ इशारा नहीं दे सकते, उसको आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इस मैप को, इंटर आई कोरिलेशन को आप कुछ देर के लिए छोड़ दें, बाकी जो 11 पॉइंट्स है उसने आपने हर गिज में देखना होगा, हर जगह पे आपने उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है। लेट्स सपोज बाकी तरफ भी आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम बाकी चीजों को डिस्कस करें, 12 पॉइंट्स को डिस्कस करें, पहले नॉर्मल फाइंडिंग जो कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ, वो बहुत अहम चीजें हैं। देखें, व्हाट इज दिस, आप मुझे बताएं व्हाट इज दिस, ये कौन सा मैप है। ऊपर लिखा होगा, जब भी आप वो देख रहे हैं ना मैप के एग्जाम वो करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे,
तो पेंटाकॉम में रिजल्ट में ऊपर सब चीज देखे हैं कि जैसे सजिटल कर्वेचर मैप या फ्रंट, जिसको हमने कहा कि जो सबसे पहले वाला जो है जो सजिटल मैप है, ये आपका वो मैप है। और सजिटल मैप ने आपने देखा था कि हम क्या क्या चीज, दो चीजें हम देखेंगे ना, कि एक हमने शेप देखना है और दूसरा हमने इसके डिफरेंट पावर वगैरह जो है देखना है। तो अब मुझे बताइए क्या है, सिमेट्रिक बोटाई है और एसिमेट्रिक बोटाई है? एसिमेट्रिक नहीं लगी सर? वाई एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक इंफीरियर स्टेपनिंग के सर, ये देखिए नीचे वाला ज्यादा। वो गुड, एक्सीलेंट, दिस इज एसिमेट्रिक बोटाई विद इंफीरियर स्टेपनिंग। ओ आपने कर दिया, ठीक है। फिर एक और चीज इसके साथ साथ याद करना है। अच्छा, एक तो हमने माइंड में लिखा था कि अगर आपके पास एसिमेट्रिक बोटाई है, सिमेट्रिक बोटाई है, ओवल शेप है, राउंड शेप है, वो हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे, लेकिन तब जब हम आपके पास कुछ दो चीजों को याद रखिए। पावर लेस देन 47, ये मैक्स जो है वो अगर 47 से या 47 से कम, तो इसमें आप देखें ना क्या मैक्स तो ऑलमोस्ट 45 तक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है, तो दिस इज आल्सो नॉर्मल। लेकिन इसके साथ अहम चीज आपने एक और चीज रखना है, द फर्स्ट सर्कल नहीं, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट नहीं, द सेकंड सर्कल, दिस इज योर सेकंड सर्कल, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, दिस इज योर सेकंड सर्कल। इस सेकंड सर्कल पे आपने दो अपोजिट पॉइंट का डिफरेंस निकालना है। ये वाले स्पेशली वर्टिकल हम निकालते हैं, तो एक पॉइंट ये हमारे पास हो गया, वर्टिकल है ना, और बिल्कुल इसके अपोजिंग नीचे, नीचे क्या मतलब कि यहाँ से अगर हम उसको नीचे अफोर्ड करेंगे नीचे आएगा, तो बिल्कुल ये पॉइंट इधर आएगा कि नहीं आएगा, ये इधर है, तो इस पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट पॉइंट ने अपने इंफीरियर साइड पे भी लेना है, तो इंफीरियर साइड पे ये हो, जिसको हमने क्या करना है कि टू अपोजिंग पॉइंट ऑन द सजिटल मैप इन वर्टिकल मेरिडियन। आपने सजिटल मैप में वर्टिकल मेरिडियन में 2 पॉइंट्स का डिफरेंस निकालना है, लेकिन वो 2 पॉइंट्स कहाँ पे होगा, ऑलमोस्ट एट 4 मिलीमीटर सेंट्रल जोन। ये 4 मिलीमीटर सेंट्रल जोन में आ गया, ये ऑलमोस्ट 2 आ रहे, एंड दिस इज ऑलमोस्ट कितना रहे 4, एंड दिस ऑलमोस्ट 6, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 8 समथिंग आ रहे, ठीक है। और यहाँ से आपने इस 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर जोन जो है, इसमें से आपने 2 अपोजिटिंग पॉइंट का क्या बनाना है, डिफरेंस निकालना है, सिंपल। इसको हम कहते हैं कि सुपीरियर इन्फीरियर, यहाँ पे इन्फीरियर स्टेपनिंग है ना, तो आई एस मालूम करें। आई एस मीन के इन्फीरियर से आपने सुपीरियर माइनस करना है और फिगर जो है आपने असेस करना है। तो आप देखिए यहाँ नीचे पे हमारे पास आ रहे 45.5 आ रहे, यहाँ पे 41.5, तो उसकी डिफरेंस जो कि तो ऑलमोस्ट क्या आ रहे, वो 0.4 डायप्टर आ रहे, कितना आ रहे, 0.4 डायप्टर आ रहे, जो कि नॉर्मल है। इब नॉर्मल कब होगा, जरा देखिए, इब नॉर्मल कब होगा, अगर आपके पास सुपीरियर स्टीपनिंग है, इंफीरियर कुछ भी नहीं है, और आपके पास इंफीरियर और सुपीरियर का डिफरेंस जो है वो 2.5 डायप्टर से ज्यादा आ रहे, 2.5 डायप्टर से ज्यादा आ रहे, या अगर एसिमेट्रिक बोटाई है, लेकिन एसिमेट्रिक बोटाई केस में आपके पास डिफरेंस 1.5 से ज्यादा आ रहे, किससे ज्यादा रहे, 1.5 डायप्टर से ज्यादा आ रहे। लेट्स सपोज ये एसिमेट्रिक बोटाई है ना, लेकिन यहाँ और यहाँ इन दो अपोजिट पॉइंट का डिफरेंस जो है वो इस केस में आप देखें तो 0.4 आ रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। अगर इसी कंडीशन में एसिमेट्रिक बोटाई है, लेकिन उसमें आपके पास वो आ रहे हैं, क्या नाम है, जो डिफरेंस है टू अपोजिट पॉइंट का, वो पॉइंट्स आपके पास 1.5 से ज्यादा आ रहे हैं, दिस इज समथिंग अलार्मिंग, समथिंग एबनॉर्मल। क्रिटिकल में आप ये चीज जरूर देखेंगे, जिसमें कोन और डाउनवर्ड शिफ्टिंग आ रहे हैं, तो उसमें आप इंफीरियर सुपीरियर स्टीपनिंग की बात करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो वो शुड बी ग्रेटर देन 1.5 डायप्टर, ठीक है। तो आपने अहम चीज ये देखना है कि नॉर्मल, जैसे नॉर्मल की फाइंडिंग की हम बात करें, तो नॉर्मल जो है आपको मोस्टली केसेस में आपको एसिमेट्रिक बोटाई मिलता है, और विद वर्टिकल एक्सिस में आपने उसके 2 पॉइंट्स का आपस में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर वो आपके पास लेस देन 1.5 आ रहे हैं, दिस इज समथिंग गुड। अच्छा, इसमें आप सिलेंडर एक्सिस मालूम करेंगे ना, ये सर लेस देन 0.5 आपने बोला था या 1.5? 1.5 डायप्टर, 0.5 तो और चीजें, इस केस में 1.5 डायप्टर है अपोजिट पॉइंट के, ठीक है, ओके। मैप में देखिए, ये सजिटल मैप में आपको नॉर्मल ऐसा फिगर मिल सकता है, लेकिन जरूरी ऐसा मिलेगा, ओवल भी मिल सकता है और राउंड भी मिल सकता है, सिमेट्रिक बोटाई भी मिल सकता है,
लेकिन आपने कंफ्यूज यार ये तो एसिमेट्रिक है, ये तो सिमेट्रिक है, ये तो ओवल। नो, डोंट कंफ्यूज। शेप आपने देख लिया कि कोई भी एक शेप है, जल्दी से क्या मैक्स देखें, क्या मैक्स भी देखा, इंफीरियर सुपीरियर का पावर निकाले। अगर वो चीजें नॉर्मल है तो डोंट कमिट ऑन जस्ट पिक्चर, क्या आप पिक्चर देखकर सारी चीजों पे कमिट करें। ये दो तीन चीज आप अप्लाई करेंगे तब आप कमेंट करेंगे। और एक और चीज मैं बताऊंगा, ऐसा भी ना हो कि आप एक पिक्चर आपको नॉर्मल नजर आ रहा है, वाकई कि बस ये एक चीज नॉर्मल है और बाकी जो है वो हमें उसका कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा भी हो सके कि समथिंग पैथोलॉजी प्रेजेंट द पोस्टीरियर सरफेस और इंटीरियर एलिवेशन मैप एंड इंटीरियर सजिटल मैप जो है, या बाकी चीज आपको नॉर्मल हो। मैंने आपको पहले बताया कि केराटोकोनस जो है यूजुअली जब डेवलप हो रहे तो उस पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर एलिवेशन मैप में पहले आपको एब्नॉर्मलिटी नजर आएगा, बाकी में नहीं आएगा। सो एक पिक्चर से सारी चीजें कमेंट ना करें कि बस इसमें है या नॉर्मल है। ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि फ्रंट एक्सियल सजिटल मैप जो है, जो कि पावर मैप जो है, उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और शेप क्या है, सब इसलिए बता रहे बस। बाकी ये थिकनेस के बारे में कुछ बता रहे हैं? नो, ये थिकनेस के बारे में कुछ नहीं बता रहा। ये एलिवेशन पोस्टीरियर एलिवेशन मैप के बारे में कोई नहीं बता। तो देन यू शुड शिफ्ट फॉर द, ये आपने देख लिया। फिर इसके बाद जो है आपने वो भी देखना है, एलिवेशन इंटीरियर और पोस्टीरियर एलिवेशन मैप भी देखना है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, ठीक हो गया। तो दिस इज नॉर्मल। अब यहाँ पे आ जाए तो ये आपको एलिवेशन मैप में जब आप बेस्ट फेट स्फीयर यूज करेंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। सेंटर आइलैंड्स भी नजर आ सकता है और ग्लॉस, दिस इज कॉल्ड और ग्लॉस अपीयरेंस। अब ये सेंट्रल आइलैंड वो होगा जबकि कोई कॉर्निया में या तो एस्टिग्मेटिज्म है नहीं या वेरी अनसिग्निफिकेंट एस्टिग्मेटिज्म हो, तो उसमें आपको ऐसे सेंट्रल आइलैंड मिल सकता है। ठीक है, एलिवेशन मैप में। अगर आपको पास ये ग्लॉस और अपीयरेंस है तो ग्लॉस और अपीयरेंस आपको ये बता रहे कि देयर इज सम सिग्निफिकेंट कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म इज प्रेजेंट। सिग्निफिकेंट कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये सेंट्रल आइलैंड्स कि देयर इज नो स्टिग्मेटिज्म या इनसफिशिएंट स्टिग्मेटिज्म। एंड दिस इज सम कंसेंट्रिक शेप ऑफ द पेकिमेट्री। वंस अगेन आपने पेकिमेट्री मैप भी देखना है, उसमें भी शेप देखना है। देखिए ये समथिंग शेप लाइक कंसिडरिंग शेप, सेंटर में देखिए जैसे हम पेरिफेरी में जा रहे हैं, एक अनदर रिंग अदर डिफरेंट रिंग जो है वो बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि सेंटर में जो है कॉर्निया की थिकनेस क्या हो, जैसे पेरिफेरी में जा रहे हैं तो उसकी थिकनेस क्या है। तो वंस अगेन ये शेप भी देखना है। और जैसे ही हम इधर डिफरेंट पॉइंट के बीच में क्या मालूम करते थे कि डिफरेंट पॉइंट्स में आपने डिफरेंस निकालना है, तो सेम डिफरेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पे भी लोकेट करना है, वही वर्टिकल एक्सिस पे, एक सुपीरियर साइड पे एक इंफीरियर साइड पे, और इन दोनों के डिफरेंस जो है आपने निकालना है। अगर ये डिफरेंस जो है ये लेस देन 30 माइक्रोमीटर है, जैसे लेस देन 30 माइक्रोन है, तो दिस इज नॉर्मल। ठीक है, दिस इज समथिंग गुड कैंडिडेट फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। लेकिन अगर ये पेकिमेट्री मैप है, उसकी सेंटर थिकनेस जो जैसे भी है, लेकिन अगर ये जो है सुपीरियर और इंफीरियर ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन 30 है, सो दिस इज आल्सो डेंजरस। ठीक है, अच्छा। सो यहाँ पे लिखा है कि ग्रुप ए, ये ग्रुप ए की बात करें, ये वाला है, ये ग्रुप ए है ना, जिसमें राउंड ओवल एंड सुपीरियर स्टिफनिंग की बात हो रही है। ये कब नॉर्मल होगा? जैसे नीचे अब आ जाए तो ये कहते हैं कि ग्रुप ए and this group will be considered normal when maximum keratometer reading as less than 74.2 diopter। ठीक है, और मॉडरेट रिस्क होगा जब 78 जो है, जब 72 से 74.2 डायप्टर से 50 तक अगर मौजूद है तो हम कहते हैं ये मॉडरेट रिस्क फैक्टर है। अगर 50 से ज्यादा है तो दिस इज हाई रिस्क फैक्टर, फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी बिल्कुल नहीं करना। बात समझ आ गया? तो ये कब नॉर्मल होंगे ग्रुप 1 वाला? ऐसा अगर कोई शेप आपको मिल रहे हैं सजिटल मैप में, ऐसा शेप आपको मिल रहे हैं, बट अगर आपके पास के जो है के मैक्स वो 47.2 डायप्टर से कम है, दिस इज नॉर्मल। 47.2 से लेकर 50 डायप्टर तक किसी भी रेंज में है, दिस इज मॉडरेट रिस्क, और 50 से ऊपर हाई रिस्क फैक्टर। दिस इज ग्रुप बी, जिसमें सुपीरियर स्टीपनिंग है, एसिमेट्रिक बो टाई विद सुपीरियर स्टीपनिंग, इंफीरियर स्टीपनिंग
एसिमेट्रिक बोटाई विद इंफीरियर स्टीपनिंग। तो ये है आपके पास ग्रुप बी। तो ग्रुप बी क्या है? The difference between the two opposing point in the vertical meridian and the second circle of number, जो ऑलमोस्ट मैंने आपको जिक्र किया था, must be examined। उसको अपने एग्जामिन क्या, ये क्या है, देखिए आप देखिए, अगर इन केस ऑफ सुपीरियर स्टीपनिंग और asymmetric बोटाई, सुपीरियर स्टीपनिंग और patient consider as a moderate respecter when the superior inferior difference as 2.5 diopter or greater। अगर सुपीरियर स्टीपनिंग केस में या एसिमेट्रिक बोटाई सुपीरियर स्टीपनिंग में आपने दो वही 2 पॉइंट्स आपने मेजर करना है, उसके आपने डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस जो है सुपीरियर और इंफीरियर डिफरेंस जो है वो 2.5 या इससे ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। लेकिन दूसरी साइड पे जैसे अभी मैंने एग्जांपल एसिमेट्रिक बोटाई का दिया, एसिमेट्रिक बोटाई इंफीरियर स्टीपनिंग है और या जस्ट ओनली इंफीरियर स्टीपनिंग है, उसमें डिफरेंस अगर आपके पास 1.5 डायोप्टर या उनसे ज्यादा है तो वो आपके पास जो है वो आपके पास क्या आ गया, वो एक मॉडरेट रिस्क में आ गया। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? आपने पेशेंट देखा ना कि उसमें क्या है। लेट्स सपोज ये प्रीवियस वाला एग्जांपल जिसमें एसिमेट्रिक बोटाई इंफीरियर स्टीपनिंग है, तो इंफीरियर एसिमेट्रिक बोटाई इंफीरियर स्टीप के लिए आपने लिमिट जो है वो 1.5 डायोप्टर रखना है। ओनली इंफीरियर स्टीपनिंग है और या एसिमेट्रिक बोटाई इंफीरियर स्टीपनिंग, तो आपके पास रेंज जो है 1.5 डायोप्टर होनी चाहिए, उसका आप डिफरेंस कैलकुलेट करें। लेकिन अगर सुपीरियर स्टीपनिंग है, एसिमेट्रिक बोटाई सुपीरियर स्टीपनिंग वाला है, तो फिर आपके पास ये वाला रेंज जो है ये होना चाहिए, अदरवाइज ये तब नॉर्मल हम सर जी करें। सुदेश कोई क्वेश्चन है? जी सर जी ये हम ये डिफरेंस जो है ये वर्टिकल पॉइंट्स पे क्यों लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पे क्यों नहीं लेते? यूजुअली आपके पास ये जितने भी वो आ रहे हैं ना, ये जरा देखें, ये वाला दिस वन, ज्यादा हम वर्टिकल पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाले भी हैं इस पॉइंट पे भी, बट यूजुअली जो हमारे पास ये आप पैटर्न देखें ना, तो हम सारे वर्टिकल पैटर्न ही को डिस्कस करते हैं। वर्टिकल ओवल है, हॉरिजॉन्टल है, जितने भी हैं तो हम वर्टिकल ही में डिस्कस करते हैं। सो वर्टिकल में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और द सेकंड थिंग, आपके पास जितनी भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जैसे क्रिटोकोनस की अगर मैं बात करूं, तो क्रिटोकोनस ज्यादा हॉरिजॉन्टल इतना ज्यादा डिस्प्ले नहीं होता जैसे वर्टिकल ज्यादा डिस्प्ले। सो मोस्टली डिजीज में आपका वर्टिकल मेरिडियन जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए आप आसानी से वर्टिकल अपोजिट पॉइंट जो है उस पर आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस दो पॉइंट पे भी निकालें, हॉरिजॉन्टल में भी बेशक आप निकाल सकते हैं, बट देयर इज वेरी लेस पैथोलॉजी जो कि आपने हॉरिजॉन्टल जो है उस पर आपने निकालना है, जो कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, आपके पास ग्रुप सी वाले पेशेंट आ रहे हैं, दिस वन। ग्रुप सी में आप देखें तो आपके पास क्या है, सिमेट्रिक भी है, एसिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक बोटाई, दिस इज एसिमेट्रिक बोटाई। लेकिन इसमें है क्या, इसमें कोई टर्न है, कोई स्क्यू है, स्क्यू है। जैसे हम कहते हैं कि इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सिमेट्रिक बोटाई, ठीक है, ये है सिमेट्रिक बोटाई, बट उसमें क्या है, स्क्यू रेडियल एक्सिस। स्क्यू रेडियल एक्सिस मीन के वो एक साइड पे ऐसे टर्न लिया हुआ है। और ये है एसिमेट्रिक बोटाई, स्क्यू रेडियल एक्सिस, एसिमेट्रिक बट स्क्यू रेडियल एक्सिस। अच्छा, अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसको आप क्या करेंगे कि नॉर्मल है या इबनॉर्मल है, तो उसके लिए फिर आप सिंपल से उसकी एक्सिस की जो डिफरेंस है वो निकालना होगा। शायद मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखा हुआ मिल गया तो ठीक है, नहीं है फिर मैं खुद प्राप्त, अच्छा नहीं है। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग। ये लेट सपोज ये आपके पास ये, सबसे पहले इसको मैं अगर थोड़ा जूम करूं तो बेटर रहेगा। लेट मी टू क्लियर दिस कंसेप्ट। ओके, अब यहाँ पे इससे पहले अगर हम बात करें, ये आपका इंफीरियर क्या है, एक बोटाई, एक बो इंफीरियर है ना बोटाई, तो आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, इंफीरियर से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। सो अगर सिमेट्रिक बोटाई है, एसिमेट्रिक बोटाई है, लेकिन वो वर्टिकल ओरिएंटेड है, तो उसके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं।
लेकिन इस केस में तो एक इस तरह है, दूसरा जो है दूसरा शेप वो थोड़ा सा, जो मैं डिफरेंट कलर से शो करूंगा, लेट्स सपोज येलो से, दूसरा जो है वो इस साइड पे ओरिएंटेड है। तो इस बीच में कोई एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सिमेट्रिक बोटाई है, ये एसिमेट्रिक बोटाई है, लेकिन इसके बीच में जो एक्सिस बन गया, जो एंगल बन गया है, अगर ये एंगल 15 डिग्री से कम है तब भी हम नॉर्मल, सॉरी 22 से, मेरे ख्याल में 22 से, अगर 22 से ज्यादा हो गया तो इट विल बी एबनॉर्मल एंड विल मॉडरेट रिस्क फैक्टर। लेट्स चेक। अब इसको भी देखें, लेकिन एक्सिस की ये बात कर रहे हैं कि आपको एक्सिस क्लियर हो कि ये हम कौन सी एक्सिस की बात करें। ये हम ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एक्सिस है, आपने वर्टिकल वाले से ऊपर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और दूसरे के साथ मिलाना है। और जो एक्सिस है वो एक्सिस अगर ये बता गए हैं सी नंबर कि the two pattern are considered high risk if the angle is greater than, अगर 22 से ग्रेटर हो गया तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज ग्रेटर हाई रिस्क फैक्टर, अदर दिस दे आर नॉर्मल। अगर कम है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इसके दोनों के इंफीरियर और सुपीरियर सेगमेंट के जो है बोटाई के अगर है, उसकी दोनों के बीच में जो एंगल है, ठीक है, द टू पैटर्न आर कंसिडरेबल हाई रिस्क इफ द एंगल इज ग्रेटर देन, कितना डिग्री क्या है, 22 डिग्री के ज्यादा है। और ग्रुप डी जो है, दिस ग्रुप डी जो कि स्पेशल ग्रुप है, बटरफ्लाई शेप, क्रेब क्लॉ पैटर्न, ऐसे दो शेप से आए, जैसे क्रैब आपने देखा होगा ना, उसके टू ऐसे हुक्स लाइक होते हैं, क्रैब देखा होगा, या वर्टिकल डी, इररेगुलर, जितने भी हैं ये आपके पास आए हैं ग्रुप डी में। आई इन ग्रुप डी शुड ऑलवेज कंसिडर हाई रिस्क रिगार्डलेस ऑफ एनी पैरामीटर। आपके पास ऐसे स्पेशल केसेस आ गया, बटरफ्लाई शेप आ गया, क्रैब क्लॉ पैटर्न आ गया, वर्टिकल डी पैटर्न आ गया, इररेगुलर आ गया, तो कहते हैं रिगार्डलेस एनी पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर को छोड़ दें कि अगर एंगल इतना हो, थिकनेस इतना हो और डायप्टर, रिगार्डलेस ऑफ एनी पैरामीटर, ये हम कंसिडर करते हैं एज अ हाई रिस्क फैक्टर। बिकॉज इररेगुलर पैटर्न जब मिल रहे ना, तो वो एक स्पेशली एक्टेटिक कॉर्निया में आपको मिलेगा। जैसे पीएमडी कुछ देर बाद में आपसे डिस्कस कि पीएमडी का अपीयरेंस किस तरह होगा, ठीक है, वो एक टिपिकल अपीयरेंस उसका होगा। इसी तरह से क्रेटोकोनस अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपके पास हाई रिस्क है अगर ऐसा पैटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट ये भी कंडीशन हो गया। फिर नॉर्मल वैल्यू और थिनेस्ट पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो हमने पहले भी जिक्र किया था, थिनेस्ट लोकेशन। तो आप दोबारा आ जाए और इस चीज को आप देखिए कि कौन सा पेशेंट हमारे पास हाई रिस्क होगा और कौन सा जो है वो मॉडरेट रिस्क होगा। अगर किसी पेशेंट में एक हाई रिस्क फैक्टर है, उसमें हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं कर सकते, और किसी में अगर टू मॉडरेट रिस्क फैक्टर है तो उसमें भी हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं कर सकते। आप देखेंगे सारी चीजों का समराइज इधर, इसको अगर हम समराइज करें, देखें टोटल स्टिग्मेटिज्म, मैंने कहा पहले ही बताया था कि अगर आपके पास ओब्लिक स्टिग्मेटिज्म है, वो ग्रेटर देन 2 डायप्टर आ रहे, ग्रेटर देन 2 डायप्टर आ रहे, और या अगेंस्ट जरूर स्टिग्मेटिज्म जो है वो क्या आ रहे हैं, उसके डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1.5 डायप्टर आ रहे, सो दिस इज मॉडरेट रिस्क फैक्टर। फिर आपने थिनेस्ट लोकेशन देखना है, अगर कॉर्निया की थिनिंग देखिए 470 से कम हो गया, दिस इज हाई रिस्क फैक्टर। तो कोई भी किसी भी पेशेंट जिसका सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, जो थिनेस्ट पॉइंट पे उसका लोकेशन 470 माइक्रोमीटर से कम है, नेवर गो फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। लेकिन अगर उसकी थिकनेस जो है 470 से 500 तक माइक्रोन तक है, तो दिस इज समथिंग वन मॉडरेट। तो एक मॉडरेट रिस्क तो हो गया, बाकी कोई भी फैक्टर नहीं है, इसमें से कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास नहीं है, तो फिर इस पेशेंट में आप कर सकते हैं, कोशिश करें कि सुपरफिशियल जितना प्रोसीजर है वो कर ले। लेकिन अगर इसके साथ भी एक अनदर पॉइंट साथ में ऐड हो गया, लेट्स सपोज यही पेशेंट है जिसका ये प्रोफाइल है, लेकिन जिसमें जो वर्टिकल, जो थिनेस्ट लोकेशन का वर्टिकल कोऑर्डिनेट था, जो हमने कहा कि वहां पे हमने शो किया था कि वर्टिकल जो है वो आपके
0.5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। सो उसकी कॉर्निया का थिनेस्ट प्रोफाइल ये है 470 के हैं, सॉरी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसके दरमियान है 490 है। लेकिन साथ साथ में दूसरा मॉडरेट रिस्क फैक्टर ये है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है उसमें कॉर्निया की थिनेस्ट पॉइंट की काफी डाउन डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो 0.07 है, 0.07 है। तो 2 मॉडरेट रिस्क फैक्टर हो गया, वंस अगेन आप फिर नहीं करेंगे, ठीक है। के वैल्यू जो है वो अगर इसी रेंज में है, इसी रेंज से आउट है, ठीक है, 0.5 तक है तो भी ठीक है, लेकिन अगर 1 तक है, 1 तक चला गया है तो तब भी हम मॉडरेट रिस्क कंसिडर करते हैं, लेकिन 1 से अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो वो आपके हाई रिस्क में आ गया। आप इंटीरियर सैजिटल कर्वेचर मैप में देखें, अगर देखिए कोई भी सिमेट्रिक बोटाई है, रेडियल एक्सिस है, उसकी आपस में जो एंगल है, उस एंगल में अगर डिफरेंस जो है, जो अभी मैंने डिस्कस किया, अगर वो डिफरेंस जो है वो 22 डिग्री से ज्यादा है, दिस इज वंस अगेन हाई रिस्क फैक्टर। और या मैंने कहा कि कोई भी स्पेशल फैक्टर लाइक बटरफ्लाई या क्रेब क्लॉ पैटर्न, डी शेप, स्माइलिंग फेस वगैरह जितनी भी शेप आ गया, वो जो कैटेगरी डी में हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी आपके हाई रिस्क फैक्टर में आ गया। या के मैक्स जो है वो 50 से ज्यादा हो गया, अगर के मैक्स जो है इसके बीच में है, दिस इज मॉडरेट रिस्क फैक्टर। और ये भी हमने जिक्र किया था कि इंफीरियर और सुपीरियर स्टीपनिंग का डिफरेंस जो है 1.5 डायप्टर तक है इंफीरियर पैटर्न में, और ग्रेटर है 2.5 डायप्टर इन सुपीरियर पैटर्न। सुपीरियर पैटर्न में अगर 2.5 से ज्यादा है और इंफीरियर पैटर्न में 1.5 से ज्यादा है, दीज आर मॉडरेट रिस्क फैक्टर। फिर एलिवेशन का अगर याद है तो मैंने आपको कट ऑफ लाइन दिया था कि बेस्ट फिट स्पेयर में अगर हम एलिवेशन की बात करें तो मायू पे ये है कि इंटीरियर एलिवेशन मैप में 8 और पोस्टीरियर एलिवेशन मैप में 18 तक है इन मायोपिया, ठीक है, लेकिन उससे अगर ज्यादा है दिस इज रिस्क फैक्टर। और हाइपरमेट्रोपिया 7 एंड 20, ये सारे 27 था, वहां पे मैंने क्या मेंशन किया था, मेरे ख्याल मैंने आपको कुछ और फिगर बताया था, लेकिन कंफर्म फिगर जो है यहाँ से आप लिख लें, ठीक है, ये याद है ना, ये मुझसे एलिवेशन मैप के हवाले से मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। तो मायोपिया के लिए 8 एंड 18 और 7 एंड 27, और जब बेस्ट पे टॉरिक के लेफ्ट साइड यूज करेंगे तो उसके लिए फिर ये है, लेकिन ये छोड़े बस आप बेस्ट फिट्स फिर याद रखें। टेक्निस मैप जो है, टेक्निस मैप में देखिए अगर डोम शेप मिल रहा है, बेल शेप मिल रहा है, ग्लोबुलस मिल रहा है, दीज आर हाई रिस्क फैक्टर, बिकॉज डोम शेप, बेल शेप, ये बेल शेप जो है दिस इज द पीएमडी टिपिकल साइन, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। और ग्लोबस जो है जैसे ग्लोबस शेप में आपको बन रहे हैं, क्रेटोग्लोबस में या सम एक्टिज लाइक एडवांस स्टेजेस समटाइम जो ग्लोब शेप क्रेटोकोनस सिस्टम भी आपको मिल सकता है। टेक्निस प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर क्विक स्लोपिंग वहां पे हो रही है या एस शेप की स्लोपिंग हो रही है या 6 मिलीमीटर से बिफोर जो है कोई इन्वर्टेड शेप आपको मिल रहे हैं, तो दीज आर हाई रिस्क फैक्टर। एस शेप मिल रहे हैं या हाई एवरेज अगर आपको मिल रहे हैं, हाई एवरेज मैंने कहा कि 1.1 से ज्यादा अगर मिल रहे हैं, ये भी आपकी मॉडरेट रिस्क में आ गया। और एंटल आई सिमेट्री जो कि यहाँ इस चैट में हमने डिस्कस किया था, ये अगर आपके पास 4 है वैल्यू आ रहे तो हाई रिस्क फैक्टर है, अगर ये आपके पास 3 है तो मॉडरेट रिस्क फैक्टर है। इस लेक्चर का मेन मकसद क्या था कि कुछ चीज़ें जो है हमने कैसे क्विकली एक पेशेंट की कॉर्निया टोपोग्राफी को रीड करना है, आपने उस 12 पॉइंट्स की तरफ जाना है, लेकिन 12 में से जो इनिशियल 10 पॉइंट्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो पॉइंट्स क्लियर कट जल्दी से आपको पता चल जाए, और मुझे थोड़ा वक्त दे दे कि इस सीजन के ख़त्म होने के बाद मैं आपके स्पेशल केसेस आपके साथ डिस्कस करूं, और लेट्स सपोज आपकी नॉलेज चेक करता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी टाइप की पैटर्न है, लाइक मैं डिफरेंट पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो लेट्स गिव यू सम टाइम।